हेलो, आपका स्वागत है पीएन हिंदी क्लासेस में। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वर्ण विचार। ये आपके हिंदी फर्स्ट ग्रेड में आता है, हिंदी सेकंड ग्रेड में भी आएगा, हिंदी रीट में भी आएगा। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका टॉपिक वर्ण विचार। अब देखते हैं हम लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। अब स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर होते हैं आपके 11 होते हैं, जैसे अ से लेके ओ तक। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसा होता है? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 4 और संधि स्वर में आएंगे आपके 7 स्वर। संधि स्वर को भी हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर 4 बताए गए हैं, जिनमें अ, ई, उ, री ये होते हैं आपके मूल स्वर। उसके बाद है आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से आएंगे? अ प्लस अ मिलके बना है आपका आ हो जाएगा। ई प्लस ई मिलके क्या बनेगा आपका? बड़ा ई हो जाएगा। उ प्लस उ मिलके बनेगा आपका बड़ा ऊ हो जाएगा और ही स्वतंत्र रहेगा। ये हो गया आपके 3 दीर्घ स्वर। उसके बाद लेंगे हम अ प्लस ई मिलकर बनेगा आपका ए बन जाएगा, और अ प्लस ओ मिलके बन जाएगा आपका छोटा ओ बन जाएगा। उसके बाद ये हो गए 2 स्वर, और हम इसके बाद ये लेंगे अ प्लस आ, अ या आ प्लस ए मिलके बनेगा आपका बड़ा ए। अ प्लस आ प्लस ओ मिलके बनेगा आपका बड़ा ओ। तो ये हो जाएंगे संयुक्त स्वर। ये होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं आप। ये टोटल हो गए आपके 7 हो गए। अगला है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए आप, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर आएंगे आपके आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर हो जाएंगे आपके ओम। अब ह्रस्व स्वर आपके कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो कौन से स्वर हो जाएंगे? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? वे उच्चारण जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं को समय लगता है, वो हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। अगला है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं को समय लगता है, वो होते हैं प्लुत स्वर। अब अगला है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर है, पहला है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर में क्या होता है? इसमें वर्तुलाकार, और अवृत्तमुखी में अवर्तुलाकार। देखिए वृत्तमुखी में आएगा उ, ओ। इसमें क्या होता है? हमारी ओष्ठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है। और अवर्तमुखी में क्या होता है? हमारे ओष्ठों की स्थिति गोलाकार नहीं होती। आप भी बोल के देखिए हमारी तरफ। अ, आ, ई, री, ए। अगला है जीवा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए आप, ये है हमारी जीवा, ये हमने ले ली। इसके कौन से होते? 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। 3 भाग होते हैं। अब इसको हम किस तरह से वर्गीकरण करेंगे? अग्र भाग में आता है आपका ई या आ, ए या ए, ये 2 आएंगे इसमें। और मध्य भाग केवल आपका आ जाएगा अ। और पश्चिम भाग में कौन कौन सा आएगा? आ, उ या उ, ओ। ये आपके हो गए जीवा के स्थान पर, जीवा के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला है जीवा प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए आप, 3 हम लेंगे, अग्र, मध्य, पश्च। अब ये अर्ध संवृत, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। संवृत में क्या आ जाएगा आपका? अग्र भाग में ई या ई, और मध्य भाग में कुछ नहीं लेंगे, पश्चिम भाग में उ या उ। उसके बाद अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा आपका? ए, यहाँ पर लेंगे हम ओ। अर्ध विवृत में आ जाएगा आपका ए, बड़ा ए। मध्य भाग में केवल अ आ जाएगा, और तो पश्चिम भाग में ओ। ये ओ है, ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं आता है। उसके बाद ये विवृत, इसमें क्या आ जाएगा? पश्चिम भाग में आ जाएगा इसमें। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसमें कैसे हम लेंगे? देखिए आप, कंठे, कंठे में क्या आ जाएगा? अ या आ। तालव्य में ई या ई। ओष्ठे में उ या उ।
मूर्धन्य में री, कंठे तालु में क्या आ जाएगा ए, कंठोस्थ में आ जाएगा आपका ओ। आपको इसके लिए हम आपको एक सूत्र भी बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला है व्यंजन। हम स्वर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। देखिए आप, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। अब देखिए व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। 33 कौन कौन से होते हैं देखिए आप, पहले है ये कंठे, कंठे में क्या आ जाएगा क ख ग घ ण्य, तालव्य में च छ ज झ ण्य, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण, दंते में त थ द थ न, ओष्ठी में आ जाएगा आपका प फ ब भ म। प्रत्येक वर्ग, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम जो वर्ण होता है उसको क्या बोले, नासिके या अनुनासिके वर्ण बोला जाता है। अब आप देखिए कौन सा है। इसके बाद आएगा आपका अंतस्वर्ण। अंतस्वर्ण में कौन सा आ जाएगा, य र ल व, ये हो जाएगा आपका अंतस्व्यंजन, अंतस्वर्ण सॉरी, ऊष्म वर्ण या ऊष्म संघर्षी वर्ण। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका श स श ह। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम। देखिए इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण, इसको भी हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला है अभ्यंतर अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, दूसरा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब हम पहला पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है, हमने आपको पहले ही बताया था स्वर जब पढ़ाए थे कि हम सूत्र बताएंगे आपको, जिस सूत्र को आप याद कर लोगे तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। ये हमने संस्कृत से लिया हुआ है। अब देखिए सूत्र क्या है। पहला है अकुह विसर्जयानाम कंठे। अब इसमें क्या लिया है, देखो आप अ यहाँ पे आ गया है, अ तो हमने इधर लिया अ या आ, कु ये क पूरा वर्ग आ जाएगा प्लस क वर्ग, ह ये ह आ जाएगा, विसर्जयानाम मतलब विसर्ज ये आ जाएगा, हलंत आ जाएगा इसमें। तो आप देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा कंठे, इसमें आपके स्वर भी आ गए। अगला है ईचु यशानाम तालव्य। अब इसमें आप देखिए ई, तो ये इधर आ गया ई या ई, दोनों आ गए। च, तो आप देखिए यहाँ पे च पूरा वर्ग आ चुका है। इसमें आप देखिए य, तो ये वर्ण यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद है श, तो ये श यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगला है ऋतु षणाम मूर्धा। इसको हम बोलेंगे ऋतु षणाम मूर्धा। अब हम इसमें देखिए आप री आ चुका है, री हमने यहाँ पे ले लिया। त पूरा वर्ग आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद र यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाला श हमने यहाँ पे ले लिया। हो गया आपको याद। अभी हमारे साथ साथ याद करते जाइए। अगला है लजुल सानाम दंतो। अब ये पूरा देखिए आप, ल ये संस्कृत भाषा में प्रयोग में आता है, ल प्लस त यहाँ पे आ गया है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा त वर्ग प्लस ल यहाँ पे आ चुका है प्लस, उसके बाद है स, तो प्लस स आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दंतोष्टे। उसके बाद है पांचवा उपोक्रिया नाम ओष्टे। अब हम इसको देखिए आप, उ तो यहाँ उ या उ आ गया प्लस प आ गया यहाँ पे प्लस प वर्ग आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ओष्टे। उसके बाद है वकारस्ते दंतोष्टे, इसमें केवल व आएगा। उसमें कंठे तालु, कंठे तालु में क्या आ जाएगा आपका ए या ए आ जाएगा। उसके बाद है कंठोस्ते, इसमें आपका क्या आ जाएगा ओ या ओ आ जाएगा। आगे देखिए प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब इसको हम देखेंगे। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसा। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 25। अगला है संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, श श श ह। कई बार आके एग्जाम में पूछा जाता है, इनका सही क्रम पूछ लिया जाता है, इनका सही क्रम कौन सा होता है, तो आपको बताना है श श श, ये इनका सही क्रम है। इसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, च छ ज झ ने, ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन सा आएगा आपका, ये आपके अर्धस्वर हो जाएगा। उसके बाद पांचविक व्यंजन, पांचविक व्यंजन में केवल ल आएगा, ये ल,
उसके बाद है आपका लुंठित या प्रकंपित, या फिर इसको बोलेंगे हम कंपजात व्यंजन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, र हो जाएगा। उसके बाद उत्सिप्त या ताड़नजात या द्विगुणी वर्ग। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ताड़नजात वर्ग क्या होता है, किसको ताड़ना, जैसे ड ढ, ये हो गए ताड़नजात, इसमें आ गए हैं ड ढ। इसके बाद अगला है नासिके या अनुनासिके व्यंजन। अब देखिए वे वर्ण जो ना की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नासिके व्यंजन बोलते हैं। अब ये कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, नासिके व्यंजन कहलाता है। वर्तमान में पंचम वर्ण के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कौन कौन सा 5 वर्ण जो हमने अभी बताए थे, क वर्ग का ये अंतिम वर्ण ने, ना, ना, म, इनके स्थान पर हम किसका यूज करने लगे, अब इसका अनुस्वार का यूज हम करने लग गए। अब हम आगे पढ़ेंगे, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब इसका देखें, अब इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राण वायु के आधार पर, दूसरा है स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर। हम पहले पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण में हम लेंगे पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। महाप्राण में हम लेंगे दूसरा, चौथा वर्ण। अब अल्प प्राण में क्या होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे कौन सा है, त, थ, द, थ, न। अब हम इसको देखेंगे, त में सिंगल मात्रा आ रही है, त में डबल मात्रा आ रही है, द में सिंगल मात्रा है, ध में डबल मात्रा आ रही है, आपकी न में सिंगल आए। तो हम कौन सा लेंगे, अल्प प्राण हमें लेना है। तो इसमें है त, द, न। अगला है महाप्राण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब इनमें हम क्या लेंगे, फ, भ, क्योंकि इनमें डबल मात्रा आ रही है। यहाँ पे देखिए पीएच, यहाँ पे आ रही भ का बीएच। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे दूसरा और चौथा वर्ण लेंगे। अगला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए कौन कौन सा इसमें आएगा, आपका घोष, इसमें आ जाएगा आपका घोष या सघोष वर्ण, और इधर आ जाएगा आपका अघोष वर्ण। घोष में हम क्या लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और अघोष में क्या आ जाएगा आपका दूसरा और पहला और दूसरा। अब इसमें घोष में हम लेंगे य, र, ल, व, ह, इसमें प्लस सारे स्वर आ जाएंगे। इसके बाद अघोष में क्या आ जाएगा आपका पहला, दूसरा, प्लस स आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे घोष, सघोष वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका का कंपन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं घोष वर्ण। अगला है अघोष वर्ण, इसमें है वे वर्ण जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण बोला जाता है। आगे देखिए आप, आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए अब वे व्यंजन जो 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे श, अब ये बनता है क, श प्लस अ, ये इनसे मिलकर बनता है। अब ये है त्र, त, र प्लस अ, ये इनसे मिलकर बनता है। अब गे, ज, ण्य प्लस अ, श्र, श, र प्लस अ। अगला है द्विज व्यंजन। द्विज व्यंजन कौन से होते हैं, एक ही व्यंजन क्रमशः 2 बार आए तो उसे क्या बोलते हैं, द्विज व्यंजन बोला जाता है। जैसे उल्लास, इसमें ल डबल बार आ रहा है, देखिए। जैसे सम्मान, इसमें म डबल बार आ रहा है। अगला है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है, अंग, अह, आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कौन कौन सी थी, आप देखिए वे ध्वनियां जो मूलतः विदेशी भाषाओं की है लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होने लगी है उन्हीं आगत ध्वनियां कहते हैं। ये कौन कौन सी है, अरबी फारसी की जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में होने लगी है। क, जो यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है क के, ख यहाँ पे बिंदु है, ग के यहाँ बिंदु है, ज, फ। अब जैसे अंग्रेजी भाषा में जो प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का शब्द जो हिंदी में ऐसे ही प्रयोग में ले लिया गया है वो है
जैसे कॉलेज है, कॉलेज में ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कॉलेज, इसमें ये आ जाएगा, इसको हम ओ का साउंड लेते हैं। आशा है आज सबको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।